में आपने देखा झरना और मीरा अपने माता पिता के साथ पुरानी हवेली में छुट्टियां बिताने जाती हैं। वहां झरना मीरा का असली चेहरा देख लेती है। झरना के वहां से भागते वक्त मीरा झरना को छत से नीचे फेंक देती है। इसके कुछ दिनों बाद प्रतिभा मीरा को खाने पर बुलाते वक्त मीरा का असली चेहरा देख लेती है। अब आगे मीरा का ये रूप प्रतिभा और कमल को बहुत चिंता में डाल देता है। वो मीरा को घर पर बंद करके एक तांत्रिक के पास समस्या का समाधान ढूंढने निकल पड़ते हैं। तेरी बेटी के शरीर में जो प्रेतात्मा है वो बहुत भयंकर है। उसे इतनी आसानी से उसके शरीर से निकाल पाना संभव नहीं है। बाबा फिर अब क्या उपाय है? उपाय सुन, एक उपाय है। काल पिशाचनी यज्ञ करनी पड़ेगी। काल पिशाचनी यज्ञ? हाँ, इस यज्ञ में पिशाचनी को रक्तपान करवाना पड़ेगा, तभी उस पिशाचनी को मीरा के शरीर से दूर करना संभव होगा। लेकिन खून कहाँ से मिलेगी? किसी और का खून नहीं, तुम दोनों का खून ही उस पिशाचनी को वश में ला सकेगी। ठीक है बाबा, हम अपनी बेटी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तांत्रिक के कहे मुताबिक वो दोनों सामने पड़े हुए एक चाकू से अपने हाथ काट देते हैं। और दोनों के हाथों से टपक टपक कर गिरते हुए खून एक कटोरे में जमा हो जाता है। उस खून को लेकर तांत्रिक यज्ञ करना आरंभ कर देता है। उसके बाद वह मंत्र के अनुसार खून प्रतिभा के हाथों में रख देते हैं। आज अमावस्या है, आज ही उस पिशाचनी को मीरा के शरीर से भगाना पड़ेगा। ये जो शांति जल देख रहे हो, रक्तपान करने के बाद यह जल उसके शरीर में छिड़क देना पड़ेगा, तभी वो शैतान पिशाचनी भाग जाएगी। आओ मेरे साथ। इसके बाद तांत्रिक को साथ लेकर प्रतिभा और कमल फिर से अपने घर लौट आते हैं और मीरा के कमरे में चले जाते हैं। मीरा तब कमरे से निकलने के लिए पागलपंती करने लगती है। कमरे में सब कुछ तबाह कर देती है। प्रतिभा और कमल को साथ लेकर तांत्रिक मीरा के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश करता है। तांत्रिक को देखकर मीरा और भी भयानक रूप धारण कर लेती है और उसकी आंखें जोरों से जलने लगती है। ये सब देखकर तांत्रिक बहुत घबरा जाता है। क्यों तांत्रिक? क्यों मुझे यहाँ से भगाने के लिए तू तांत्रिक को यहाँ ले आया है ना? असंभव। कभी नहीं कर पाएगा। मुझे कभी भी यहाँ से भगा नहीं पाएगा। और तभी तांत्रिक जोर से चंडी पाठ करने लगता है। ओम श्री चंडी माताय नमः। उसे चुप रहने को बोल, चुप रहने को बोल उसे। चंडी माता चुप हो जा। ओम श्री चंडी माताय नमः। कौन है तू? क्यों यहाँ आई है? क्यों यहाँ आई है? बोल। बदला लेने आई हूँ मैं। किसका बदला? किससे बदला लेना चाहती है तू? सबसे बदला लेना चाहती हूँ मैं। पूछ उससे, आज से 15 साल पहले क्यों उन लोगों ने मुझे मार डाला था? क्यों? प्रीति, मैं तुम्हारी पहली बीवी। याद आया? हाँ? तुम इतने सालों बाद लौट आई हो?
लौट आई हूँ। मेरी मेरी बेटी के शरीर में लौट आई हूँ। तुम लोगों से बदला लेने के लिए। याद है, ठीक 15 साल पहले तुम दोनों ने अपने प्यार के लिए किस तरह मुझे जहर देकर गला दबाकर मार डाला था। याद है तुमको? हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई है। गलती तो तुम लोगों ने उस दिन किया था, मुझे मार के। मैं मरना नहीं चाहती थी, मैं तो कमल की जिंदगी से चली जाना चाहती थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे जिंदा रहने नहीं दिया। क्या सोचा था, मुझे मारकर तुम लोग खुशी की जिंदगी जियोगे? आज तुम्हारी की हुई उस गलती की प्रायश्चित करना पड़ेगा, अपनी जान गंवाकर। तांत्रिक को भगवान का नाम लेते देखकर पिशाचनी और भी गुस्से में आ जाती है और अचानक उस कमरे में बहुत जोर से हवा बहनी शुरू हो जाती है। पिशाचनी अपने लंबे हाथों से तांत्रिक का गला पकड़ लेती है। जोरों से गला दबाने पर तांत्रिक की आंखें बाहर निकल आती है और तांत्रिक दर्द से छटपटा उठता है। तांत्रिक बाबा को छोड़ दो प्रीति, तांत्रिक बाबा को छोड़ दो। तांत्रिक के मुंह से गल-गल कर खून निकलने लगती है। तांत्रिक का पूरा शरीर जमीन में गिर जाता है। प्रतिभा दौड़कर भागने लगती है, लेकिन पिशाचनी अपने लंबे हाथों से प्रतिभा के बालों को पकड़ लेती है और प्रतिभा को झरना की तरह बालकनी से फेंक देती है। मुझे माफ कर दो प्रीति, मुझे माफ कर दो। आज 15 सालों से बदला लेने के लिए मैं पागल हो रही थी। याद है, इस हवेली में तुम दोनों ने मिलकर मुझे किस तरह मार डाला था। अगर मैं चाहती तो तुम दोनों को बहुत पहले ही मार देती, लेकिन मैं चाहती थी तुम सबको यहाँ लेकर आने के बाद मारूंगी, इसीलिए इतने दिन इंतजार किया था। आज यहाँ मैं अपना बदला लूंगी। मीरा के शरीर के अंदर से प्रीति अपने दोनों हाथों से कमल के गले को पकड़ लेती है और अपने 15 सालों का बदला ले लेती है। बहुत ही दर्द से छटपटाते हुए कमल जमीन पर गिर पड़ता है और तुरंत ही मर जाता है। कमल की मौत के बाद प्रीति अपनी बेटी मीरा का शरीर छोड़ देती है। माँ कहाँ जा रही हो आप? मेरा काम खत्म हुआ, अब तो मुझे लौट जाना पड़ेगा। मत जाओ माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। दुखी मत होना, याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी। इसके बाद प्रीति हमेशा के लिए मीरा का शरीर त्याग कर उस घर को छोड़कर चली जाती है। गर्मियों की छुट्टियों में स्कूल की ट्रिप पे सब बच्चे पूरे जोश में थे। बस के अंदर मस्ती हो रही थी और गाने गूंज रहे थे। वो लोग मजा करते हुए जा रहे थे, पर तभी अचानक एक आदमी बस के सामने आ गया। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी और बस झटके से रुक गई। सब बच्चे और टीचर्स आगे की ओर गिर पड़े और कुछ को तो चोट भी लगी। लेकिन जब सबने बाहर देखा तो दूर दूर तक कोई नहीं था। सब लोग ड्राइवर पर चिल्लाने लगे, लेकिन ड्राइवर यही कहता रहा कि उसने सामने किसी को देखा था। मदन बस से नीचे उतरा और इधर उधर देखने लगा। तभी उसे ऐसे लगा जैसे कोई उसके कान में बहुत तेज चीखा है। वो घबराकर वापस बस में भागते हुए चढ़ गया। अचानक बस के फ्रंट शीशे पर जोर से कुछ टकराया और सब बच्चे चौंक कर उछल पड़े। शीशे पर एक बड़ा सा खून का थप्पा लग गया।
सबकी आंखें फटी रह गई और बस के अंदर सन्नाटा छा गया। कंडक्टर खून साफ करने के लिए बाहर निकला। जैसे ही उसने शीशे को साफ करने की कोशिश की, अचानक उसे ऐसे लगा जैसे किसी ने उसे जोर से खींच लिया हो। वो चीखता हुआ पीछे की ओर गिर पड़ा और घिसटता हुआ बस के पिछले हिस्से तक पहुंच गया। संगीता ने चीखते हुए कहा, श्यामलाल, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? लेकिन श्यामलाल घबराते हुए बस में चढ़ा और कांपते हुए बोला, मैडम, यहाँ पे कुछ तो है, किसी ने मुझे घसीटा। ड्राइवर ने खुद को संभालते हुए कहा, शांत हो जाओ, मैं खून साफ करके आता हूँ। ड्राइवर ने खून को साफ कर दिया और तभी अचानक मदन की हालत अजीब होने लगी। उसकी आंखें उलटने लगी और शरीर कांपने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया हो, लेकिन ये उससे भी ज्यादा भयावह था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी विकृति आ गई थी, जैसे उस पर कोई भूत सवार हो गया हो। मदन सर ने अचानक अपना सिर बस के फर्श पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। बच्चों और टीचर्स के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मदन इधर उधर भागने लगा जैसे कोई जंगली जानवर हो। बस की सीटें नोचने लगा और जो भी उसे रोकने की कोशिश करता उस पर जानवर की तरह चिल्लाने लगता। प्रेम ने हिम्मत जुटाते हुए मदन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मदन ने उसे जोर से धक्का दे दिया और प्रेम सीटों पर गिर गया। संगीता घबराते हुए बोली, प्रेम, हमें कुछ करना होगा। मदन सर को संभालो। श्यामलाल और ड्राइवर ने मदन सर को काबू करने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों को धक्का मारकर फिर से फर्श पर सिर मारने लगा। प्रिया ने बच्चों को पीछे की ओर ढकेलते हुए कहा, बच्चों पीछे हटो, तुम लोगों को चोट लग जाएगी। काफी मशक्कत के बाद श्यामलाल, ड्राइवर और प्रेम ने मिलकर मदन को पकड़ा और उसे रोकने की कोशिश की। मदन बुरी तरह गोल गोल घूम रहा था और चिल्ला रहा था, लेकिन आखिरकार उसे नियंत्रण में लाया गया। सबके चेहरों पर डर और चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी और माहौल में एक भारी सन्नाटा छा गया था। अचानक प्रिया अजीब तरीके से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी तेज और भयानक थी कि सुनकर सबका दिल दहल गया। वो बिना रुके हंसी जा रही थी, जिससे उसका गला बैठने लगा। संगीता ने घबरा कर कहा, प्रिया, क्या हो गया है? चुप हो जाओ प्लीज। लेकिन प्रिया की हंसी और तेज होती गई। वो अपने गले को पकड़कर हंसते हंसते बेहाल हो गई। तभी अचानक उसकी हंसी रुक गई और वो जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगी। बच्चे और टीचर्स सब घबरा गए। प्रेम ने उसे शांत करने की कोशिश की। प्रिया, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? प्रिया की रुलाई और तेज हो गई। वो अपने बालों को नोचते हुए फर्श पर बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। सब उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक उसने चुप्पी साध ली। सब हैरान और डरे हुए थे। तभी प्रिया अचानक गुस्से में चिल्लाने लगी, मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। कहते कहते वो तेजी से बस के दरवाजे की ओर भागी और चलती बस से कूद गई। ड्राइवर ने तुरंत बस रोकी। कंडक्टर और ड्राइवर ने प्रिया को उठाया। वो पूरी तरह घायल हो गई थी, खून बह रहा था, लेकिन अब उनकी आंखों में वही पुरानी प्रिया की झलक थी। प्रिया ने कांपते हुए कहा, मुझे नहीं पता क्या हो गया था, मैं अब ठीक हूँ। सांस ली और प्रिया को फर्स्ट एड दिया। ड्राइवर ने बस को एक खाली जगह पर रोका ताकि सभी बच्चे और टीचर्स थोड़ा आराम कर सके। जैसे ही बस रुकी तो कुछ लोग बस से बाहर निकलकर हवा खाने लगे, लेकिन तभी कुछ अजीब चीजें होने लगी। सबसे पहले बच्चों ने देखा कि सड़क के दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ियां सीधे बस के आर पार जा रही थी, जैसे बस वहां हो ही ना। ये देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। राज ने डरते हुए कहा, मैम, ये क्या हो रहा है? ये गाड़ियाँ बस के अंदर से कैसे जा रही हैं? बच्चों ने देखा कि सड़क के किनारे के पेड़ अचानक आग में जलने लगे, लेकिन किसी को उसकी गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। सबने डर से एक दूसरे को देखा और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। प्रेम बस में ही बैठा था। उसने जल्दी से सबको बस में वापस बुलाया। ड्राइवर ने बस स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ाई। संगीता ने नोटिस किया, उनको चले हुए 4 घंटे हो चुके थे, बल्कि रास्ता सिर्फ 2.5 घंटे का था। संगीता ने कहा, इस ट्रिप में कुछ गड़बड़ है, इसलिए ऐसा करते हैं, यही पास में मेरा गांव है, रजबपुर, वहां चलते हैं। सबको डर लग रहा था, इसलिए सब राजी हो गए। ड्राइवर ने जोरदार बस भगाई और जरा ही देर में रजबपुर आ भी गया।
सामने ही रजबपुर का बोर्ड दिख रहा था। गांव में जाने के लिए बाईं तरफ कच्चे रास्ते पर उतरना था। ड्राइवर बस को मोड़ने ही वाला था कि तभी संगीता ने कहा कि बस सीधी चलाओ, बिल्कुल भी रोकना मत। ये सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि खुद संगीता ने कहा था कि मेरे गांव चलते हैं, और अब वो कह रही है कि सीधे चलो। बस सीधी चलती रही। प्रेम ने पूछा कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। तब संगीता ने बताया, मेरा कोई भी रजबपुर नाम का गांव नहीं है। मैंने तो बस यूं ही बोला था ताकि पता लग सके कि क्या हमारे बीच कोई ऐसा है जो ये सब करवा रहा है, और ये शक बिल्कुल सही निकला। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वो क्षण था जब सब एक दूसरे को ही शक की निगाह से देखने लगे। श्रेया रोने लगी। उसे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि अब उसका कोई भी टीचर या ड्राइवर और कंडक्टर भी उसके लिए खतरा हो सकता था। संगीता ने श्रेया को चुप कराया। तय हुआ कि जिनको खुद चोट लगी है उन पर तो भूत नहीं हो सकता, जैसे कि कंडक्टर मदन और प्रिया। बचे हुए टीचर गुस्से में चिल्लाने लगे कि हम भला ऐसा क्यों करेंगे, ये पक्का ड्राइवर ने किया है, वही बस चला रहा है तो पूरा कंट्रोल तो उसके पास है। सबने ड्राइवर को घूरना शुरू कर दिया और उसने बस रोक दी। उन सबके बीच बहस चल ही रही थी कि तभी अचानक ड्राइवर ने प्रेम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि एक वही है जो अब तक बस से नीचे नहीं उतरा, तो शायद वही भूत है। लोगों को उसकी बात सही लगी। सबने जबरदस्ती प्रेम को बस से नीचे उतारकर दरवाजे बंद कर दिए। ड्राइवर ने बस चलाना शुरू कर दी और तभी एक साया बस के अंदर से निकला और उसने जाकर प्रेम को मौत के घाट उतार दिया। इधर मदन एकदम से बोला, पहुंच गए क्या? मदन की बात सुनकर सब कंफ्यूज हो गए कि अभी इतना सब हो रहा है और ये कह रहा है कि पहुंच गए क्या। तो मदन ने बताया कि वो ट्रिप चालू होते ही सो गया था और अभी उसकी आंख खुली है। ये सुनकर सब समझ गए कि भूत मदन के अंदर था। कंडक्टर ने कहा, तो इसका मतलब हमने प्रेम सर को बेवजह उतार दिया। चलो उन्हें ले आते हैं। पर जब वो लोग वापस पहुंचे तो वहां प्रेम की लाश पड़ी थी। अब सबको सब कुछ क्लियर समझ आ गया था कि अब तक भूत मदन के अंदर था और उसने बाहर निकलकर प्रेम को मार दिया। लेकिन अब वो किसके अंदर है? सब एक दूसरे से दूर हो गए। बच्चे खौफ से बिल्कुल चुप बैठे थे। सबने नोटिस किया कि प्रिया की आंखें लाल है। उन्होंने उसे पकड़ लिया और बस से उतारकर एक पेड़ से बांध दिया। प्रिया चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। वो लोग उसके साथ कुछ करते उससे पहले ही मदन और संगीता ने नोटिस किया कंडक्टर मुस्कुरा रहा है। उन्होंने ये बात चुपके से ड्राइवर को भी बताई। ड्राइवर ने जोर से कहा, मैं डंडा लेकर आता हूँ और प्रिया को मारता हूँ ताकि उसके अंदर से भूत निकल जाए। ये कहकर ड्राइवर डंडा लेकर आया, लेकिन वो प्रिया की जगह कंडक्टर को मारने लगा। और मौका क्यों रहे हो? वो कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही अचानक श्रेया हवा में उड़ती हुई बस से बाहर आई और खतरनाक आवाज में बोली, मैं यहाँ हूँ और अब तुम सबकी मौत पक्की है। नहीं, बच्ची को छोड़ दो, सिर्फ टीचर लोगों की बात हुई थी। ये सुनकर सबने कंडक्टर का गिरेबान पकड़ लिया और उससे सच पूछने लगे। तब उसने बताया कि दरअसल उसका बच्चा भी इसी स्कूल में पढ़ता था और वो भी इस ट्रिप पर आना चाहता था, लेकिन वो ठहरा गरीब इंसान इस ट्रिप के पैसे नहीं दे पाया और टीचर्स ने उस बच्चे को इतना परेशान किया कि वो डिप्रेस्ड हो गया और फिर एक दिन वो छत से गिरकर मर गया। तब उसने टीचर्स को इस ट्रिप पर खत्म करने के लिए एक तांत्रिक की मदद ली। ये भूत उसी का भेजा हुआ था, पर अब ये बेकाबू हो चुका है और उसकी बात पूरी होने से पहले के लेकिन प्रिया बंधी हुई थी। श्रेया ने उसे बीच से 2 हिस्सों में बांट दिया और बाकियों को भी पकड़ पकड़ कर खत्म कर दिया। इसके बाद वो भूत वहां से चला गया और पीछे रह गई बच्चों से भरी बस।